हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। जेपीएससी जो है ये फुल एक्शन मोड में है। जी हाँ दोस्तों, कल जो है जेपीएससी के द्वारा जेपीएससी सीडीपीओ का एग्ज़ाम का डेट जो है अनाउंस कर दिया गया। आप लोगों का जो एग्ज़ाम का डेट है वो 10 जून रखा गया है। जो लोग फॉर्म भर चुके हैं वो तैयारी में लग जाएं। बाकी जो फॉर्म कंप्लीट नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द अपना फॉर्म कंप्लीट कर ले। फॉर्म कंप्लीट करने का जो डेट है वो दोस्तों लास्ट 20 मई तक है। तो जो लोग जो है फॉर्म नहीं भर पाए वो जल्द से जल्द अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लें। बाकी आज की इस वीडियो में हम लोग 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो आपको सीडीपीओ या कोई भी अन्य एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके पास अधिकतम ऊर्जा और छोटा तरंगदैर्घ्य है। यानी यहाँ पर जो है किस विकिरण के पास जो है हाई एनर्जी होगा और लो आपका जो है तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ होगा। तो जिसका सबसे हाई फ्रीक्वेंसी होगा दोस्तों उसी के पास जो है हाई एनर्जी होगा, और जिसका हाई फ्रीक्वेंसी होगा उनका जो है तरंगदैर्घ्य ये छोटा होता है। तो ये इस पॉइंट का आप जरूर ध्यान रखें। तो इन सभी में से सबसे हाई फ्रीक्वेंसी जो है दोस्तों एक्स किरण का है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो फ्रीक्वेंसी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका लेमडा। लेमडा यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो लेमडा यहाँ पर आपका वेवलेंथ है। और जो फ्रीक्वेंसी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है, क्योंकि जो है जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसका उतना ही ज़्यादा उस जो है वेव का एनर्जी होगा। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो फ्रीक्वेंसी वाला वेव है ये एक्स किरण है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी के द्वारा एक साथ ना पिघलने का क्या कारण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो भी पर्वत जो है वो हिम से ढके होते हैं, वो सूर्य के गर्मी के कारण जो है एक साथ क्यों नहीं पिघल जाते। तो इसका कारण क्या है दोस्तों, तो इसका कारण जो है ये इसमें जो है गलन की जो संगलन की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। यहाँ पर जो है बर्फ़ का यहाँ पर जो है गलन की जो गुप्त ऊष्मा उच्च होने के कारण जो है बर्फ़ जो है एक साथ नहीं पिघलते। यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडाशय के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। प्रोजेस्टेरोन का स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव, डिम का निर्माण या इनमें से सभी। तो अंडाशय के द्वारा जो है ये सभी कार्य किए जाते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अंडाशय का कौन कौन सा कार्य है दोस्तों, तो प्रोजेस्टेरोन का स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव और डिम का निर्माण, ये सभी कार्य जो है अंडाशय के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है। तो ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका कैसी होती है, तो ये द्विगुणित होती है। यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रायोफाइट में जो बीजाणु कोशिका वो किस तरह से होता है, तो द्विगुणित होती है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है। तो आणविक ऑक्सीजन का जो पत्तियों से निकलना ये कौन सा भौतिक प्रक्रिया कहलाता है दोस्तों, तो इसे हम लोग विसरण के नाम से जानते हैं। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रियात्मक इकाई है दोस्तों इसे हम पोलिसोम कहते हैं। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रियात्मक इकाई इसे किस नाम से जाना जाता है, तो पोलिसोम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों। तो जब झूले पर बैठा हुआ व्यक्ति जब खड़ा होगा झूले पर तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी दोस्तों, तो यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप ये इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे ये झूला है दोस्तों। झूला पर शुरू में जब व्यक्ति यहाँ पर बैठा होता है तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर होगा। ठीक है, जैसे ही ये झूले पर खड़ा होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका शिफ्ट होकर थोड़ा ऊपर हो जाता है, जिसके कारण जो है इसका इफेक्टिव लेंथ थोड़ा छोटा हो जाता है। इफेक्टिव लेंथ जो है छोटा होने की वजह से जो है इसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है, और टाइम पीरियड बढ़ेगा तो इसका जो है फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों, तो टाइम पीरियड का जो है झूले के पीरियड का जो फॉर्मूला होता है ये 2π√LG ये होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जब ये खड़ा होगा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चल जाएगा, जिसके वजह से इसका जो इफेक्टिव लेंथ है ये घटेगा। इफेक्टिव लेंथ घटेगा तो दोस्तों इसका टाइम पीरियड घटेगा, और टाइम पीरियड घटेगा तो आपको पता है कि टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 1/f। तो यहाँ पर टाइम पीरियड घटेगा तो ये एफ जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। जब भी कोई व्यक्ति जो है झूले पर बैठा होता है और वो अचानक खड़ा होता है तो उसका जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। तो इसे आप इस कॉन्सेप्ट का ध्यान में रखें तो इससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सोडियम और क्लोरीन
अभिक्रिया करते हैं तब ऊर्जा, ठीक है, जब सोडियम और क्लोरीन जब अभिक्रिया करते हैं तो ऊर्जा क्या होता है, उत्पन्न होता है तथा आयनिक बंधन बनता है। सोडियम और क्लोरीन के बीच कैसा बंधन होता है दोस्तों, Na+Cl, Na+Cl, ये क्या है, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और Na+Cl, और यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सोडियम और क्लोरीन का अभिक्रिया के दौरान जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है और इन दोनों के बीच कैसा अभिक्रिया होता है, तो आयनिक बॉन्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का उपयोग जो है निषेचक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर जो है नाइट्रस ऑक्साइड का जो है निषेचक के रूप में किया जाता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नाइट्रोजन का किस जो ऑक्साइड का उपयोग निषेचक के रूप में किया जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड का N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मिलाने से सीमेंट का जमना जो है धीमा हो जाता है। तो सीमेंट में दोस्तों उसको जमने की रफ्तार को कम करने के लिए उसमें जो हम लोग हैं ये जिप्सम मिलाते हैं, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सीमेंट को जमने से धीमा करने के लिए क्या उसमें मिलाया जाता है, तो जिप्सम मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11Na यानी सोडियम 11 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद जो बनने वाला पदार्थ कौन है, तो 1 बीटा के उत्सर्जन के बाद दोस्तों इसके बाद जो है ये मैग्नीशियम बन जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 बीटा के उत्सर्जन से दोस्तों क्या होता है, तो इसमें क्या 1 बीटा के उत्सर्जन से जो है इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 घट जाती है। तो प्रोटॉन की संख्या जब 1 बढ़ती है तो इसका जो है एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, तो एटॉमिक नंबर सोडियम के बाद जो है ये मैग्नीशियम बन जाता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन को जो शोषित करने के लिए तत्व यूज किया जाता है ये कैडमियम का छड़ यूज किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर H2O का घनत्व जो अधिकतम होता है। तो जल का जो घनत्व अधिकतम ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है जल का जो डेंसिटी वो मैक्सिमम होता है और जो इसका आयतन है वो मिनिमम होता है। तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान में रखें, जल का जो घनत्व है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम और वॉल्यूम जो है आयतन यानी वॉल्यूम जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन है, आश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो आश्रु गैस का रासायनिक नाम दोस्तों अल्फा क्लोरोसिटिफिनोन है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो अल्फा क्लोरोसिटिफिनोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्नेलाइट किसका अयस्क है। कार्नेलाइट किसका अयस्क है दोस्तों, तो ये मैग्नीशियम का एक अयस्क है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कार्नेलाइट किसका अयस्क है, मैग्नीशियम का है। अगला क्वेश्चन है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। तो जब आयरन के साथ जो है HCl मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा दोस्तों, तो ये बन जाएगा आपका आयरन के साथ ये क्लोरीन गैस मुक्त करेगा, आयरन हाइड्रोक्साइड बनाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, Fe2H बनेगा प्लस क्लोरीन गैस है ये मुक्त होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जब लोहे के बुरादे के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो ये क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा। अगला क्वेश्चन है, जमीन के ऊपर दिखाई देने वाला मशरूम का भाग कहलाता है। तो जमीन के ऊपर जो दिखाई देने वाला मशरूम है उसका ऊपर वाला जो भाग है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो इसे हम लोग जो है बैसिडियो कार्प के नाम से जानते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जमीन के ऊपर दिखाई देने वाला जो मशरूम का भाग क्या कहलाता है, तो बैसिडियो कार्प कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी जीवाणु जनित है, यानी बैक्टीरिया के द्वारा इसमें कौन सा बीमारी होता है। तो बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न यहाँ पर बीमारी हो जाएगा हैजा, टाइफाइड, निमोनिया और डिप्थीरिया। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में जो है हैजा, टाइफाइड, निमोनिया और डिप्थीरिया ये सभी बीमारियाँ किसके वजह से होता है, तो बैक्टीरिया के वजह से होने वाली बीमारी है। रक्त समूह ओ को सर्वात्रिक रक्तदाता कहा जाता है। इनमें से कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो रक्त समूह ए में जो है कौन सा एंटीजन पाया जाता है दोस्तों, तो रक्त समूह ओ में जो है कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है और एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाता है। इस पॉइंट को जरूर ध्यान में रखें कि रक्त समूह ओ है जो ब्लड ग्रुप ओ, उसमें एंटीजन कोई भी नहीं पाया जाता है और एंटीबॉडी जो है ए और बी दोनों पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
वह वायरस जो अपने मेजबान को मारे बिना प्रजनन कर सकता है कहलाता है। तो इस वायरस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो टेम्परेट वायरस के नाम से जानते हैं, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्तनधारियों में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। तो स्तनधारियों में जो है समान श्वसन के दौरान जो इसका डायफ्राम ये धनुषाकार बन जाता है, चपटा हो जाता है, नीचे धंसा हुआ होता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर का ऑप्शन डी हो जाएगा। स्तनधारियों में जो है सामान्य श्वसन के दौरान जो डायफ्राम कैसा होता है? धनुषाकार, चपटा, नीचे धंसा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ई का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है ये अंकुरित अनाज है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस युग में खुला जो है परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी ओपन ब्लड सर्कुलेशन किस जोड़े में पाया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर जो ओपन ब्लड सर्कुलेशन जो है ये कॉकरोच और केकड़ा में पाया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ओपन ब्लड सर्कुलेशन कहाँ किस में कॉकरोच और केकड़ा में। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति ये कांस्य से बनी हुई है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि सिंधु सभ्यता को दोस्तों हम लोग कांस्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग जो है कांस्य से भली भांति जो है अवगत थे, इसलिए वहाँ पर जितने भी मूर्ति ये मिले हैं वो सभी कांस्य के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक ग्रीक वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो प्रारंभिक ग्रीक वैदिक के द्वारा सबसे पहले जिस धातु का उपयोग किया गया था ये तांबा था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन था? तो यहाँ पर कनिष्क का समकालीन कौन कौन पूछ रहा है दोस्तों? तो कनिष्क के समकालीन जो है ये नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र थे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कनिष्क के समकालीन कौन कौन थे? तो नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? तो कवि कालिदास जो है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में रहते थे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? तो खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में वो शासन कौन किए थे? तो खिलजी से पहले दोस्तों ये गुलाम थे, और खिलजी के बाद जो है तुगलक वंश आता है। ठीक है, तो खिलजी के पहले कौन सा वंश था? तो गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश के बाद जो है तुगलक वंश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मददे मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? तो मददे मास जो है मुगल प्रशासन में ये दोस्तों विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि थी, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मददे मास क्या था? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद किया था? तो अकबर के द्वारा जो है तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो ये जो है 1562 ईस्वी में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटगांव सशस्त्र पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? तो चटगांव सशस्त्र पर हमले के दौरान जो है ये कल्पना दत्त नामक ये महिला क्रांतिकारी मारी गई थी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेंड से संबंधित नहीं है? तो काकोरी ट्रेंड से संबंधित कौन नहीं है इसमें दोस्तों? तो ये प्रफुल्ल चाकी हो जाएंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रफुल्ल चाकी का संबंध जो है काकोरी ट्रेन संयंत्र से नहीं है। बाकी अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी जो है ये काकोरी ट्रेन संयंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो नवजीवन जो है इसका जो संपादन है ये गांधी जी के द्वारा किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। तो भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से शुरू की गई थी दोस्तों? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, भारत में जो प्रांतीय स्वायत्तता कब स्टार्ट हुआ था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है ये भारत में प्रांतीय स्वायत्तता को स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव जो है गोलकुंडा का युद्ध ये किसके साथ लड़ते हैं दोस्तों? तो ये जो है ये युद्ध होता है कुलू कुतुब शाह, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया? तो नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का जो शिलान्यास है ये दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो वर्ष 1946 के इंतरिम सरकार जो बनती है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो है ये खाद्य और कृषि विभाग मिला था। यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदन का नाम बताएं। तो इसमें जो अस्थायी सदन दोस्तों लोकसभा और जो है विधानसभा, ये भारत के संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग होता है? तो राष्ट्रीय कोष का जो अभिरक्षक है दोस्तों ये विधानमंडल होता है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? तो संसद लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हम लोग किस तरह हटा सकते हैं? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा इसे हटाया जाता है। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक भारत संघ का सह राज्य तथा बाद में पूरा राज्य बना? तो इसमें कौन सा जो राज्य है पहले भारत का जो है सह राज्य बना था, उसके बाद ये पूरा राज्य बन जाता है। तो यहाँ पर कौन सा राज्य हो जाएगा दोस्तों? तो ये जो राज्य है ये सिक्किम है। सिक्किम को पहले भारत का एक एसोसिएट राज्य बनाया जाता है, बाद में इसे फिर जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रवाहक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? तो निम्न में से किसके द्वारा जो है प्रवाहक समूह को जो है विधानमंडल का तीसरा सदन माना गया है दोस्तों? तो ये जो है ये एच एम फाइनर के द्वारा जो है प्रवाहक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना गया है। यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है दोस्तों? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है ये जो है जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, इनमें से कोई नहीं। यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की संविधान की जो प्रस्तावना ये अमेरिका से लिया गया है। और बोला जाए कि प्रस्तावना की भाषा किससे लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश में जो स्थित दर्रा है इसका नाम दोस्तों शिव किला है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? तो ये शिव किला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो यहाँ पर कौन सा देश जो है अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? तो वेनेजुएला जो है अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा राज्य जो है नर्मदा घाटी जिससे होकर जो है नर्मदा घाटी नहीं गुजरती है दोस्तों? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। राजस्थान से जो है नर्मदा घाटी का हिस्सा नहीं है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? तो ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में जो पाया जाने वाला प्रमुख खनिज है ये पेट्रोलियम खनिज पदार्थ पाया जाता है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और आज का जो हमारा अंतिम सवाल है, पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो पृथ्वी का जो आयु है रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के द्वारा किया जाता है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जितने भी चट्टान या पृथ्वी का आयु किसके द्वारा निकाला जाता है? तो दोस्तों ये रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के द्वारा लगाया जाता है। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।